हम पढ़ रहे थे हमारा थर्ड चैप्टर जिसका की नाम है मुद्रा और बैंकिंग, जिसके लास्ट वीडियो में हमने चर्चा की थी मुद्रा की मांग के बारे में। बच्चों, हमने बताया था कि मुद्रा की मांग अर्थव्यवस्था में दो उद्देश्यों के लिए की जाती है। जो पहला उद्देश्य है सहव्यवहार प्रयोजन और जो दूसरा उद्देश्य है वो है सट्टे का उद्देश्य। हमने अच्छी तरीके से समझा था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था में इन दोनों उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग की जाती है और वो किस पर निर्भर करती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं मुद्रा की पूर्ति के बारे में। मुद्रा की पूर्ति, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि देश में केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती है। केंद्रीय बैंक के पास एकाधिकार है, वो क्या करता है, नोटों को छापता है और करेंसी को निर्गमित करता है। इसके अलावा जो व्यावसायिक बैंक है जिनके पास जमाएं होती हैं वो भी ऋण के रूप में देकर मुद्रा की पूर्ति कर सकते हैं। तो केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंक इन दोनों के द्वारा मुद्रा की पूर्ति की जाती है। अब हम यह देख लेते हैं कि मुद्रा की पूर्ति किस प्रकार से केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के द्वारा की जाती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत मुख्य रूप से देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, नोट और सिक्के आते हैं। मुद्रा की पूर्ति अर्थात जो मुद्रा है उसमें क्या क्या आते हैं? देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी। मौद्रिक प्राधिकरण कौन है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक है जिसको कि मुद्रा जारी करने का अधिकार है। तो उसके द्वारा जो मुद्रा जारी की जाती है उसके द्वारा जारी की गई करेंसी, नोट और सिक्के, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी मुद्रा की पूर्ति में आती हैं। भारत में करेंसी जो है वो तो नोट भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भारत में जो करेंसी है, नोट है, वो जारी करने का अधिकार किसके पास है? देश के केंद्रीय बैंक के पास। लेकिन जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के हैं वो कौन जारी करता है? वो देश की सरकार जारी करती है, वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है और नोटों को, करेंसी है उसको छापने का अधिकार उसी के पास है। किंतु सिक्के भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। जो सिक्के हैं उसको छापने का अधिकार किसके पास है? भारत सरकार, जो कि वित्त मंत्रालय करता है और 1 रुपए का नोट भी यही संचालित करता है, ठीक है। करेंसी, नोट और सिक्कों के अतिरिक्त व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत खाते और चालू खाते को भी मुद्रा कहा जाता है। केंद्रीय बैंक का तो हमने बता दिया कि केंद्रीय बैंक के द्वारा जो करेंसी निर्गमित की जाती है, भारत सरकार द्वारा जो सिक्के छापे जाते हैं वो मुद्रा की पूर्ति हो गई। इसके अलावा जो व्यावसायिक बैंक है जिनके पास जमा एकत्रित होती है, चाहे वो बचत खाते के रूप में हो चाहे वो चालू खाते के रूप में हो, तो बचत जमा और चालू जमा ये भी क्या होती है? मुद्रा होती है। क्यों? क्योंकि हम इसको कभी भी मांग सकते हैं। जो भी जमा कराता है इसमें वो उसको कभी भी मांगता है और बैंक उसको देने के लिए जिम्मेदार होती है। क्योंकि इन खातों से आहरित चेकों का उपयोग सहव्यवहार के लिए किया जाता है। इन खातों में से क्या क्या है? रकम निकलवाई जा सकती है चेक के माध्यम से या वैसे भी, तो इसीलिए सहव्यवहार के लिए प्रयोग में ली जाती है। इनसे जमाओं से निकल, मांग जमा का अर्थ होता ही क्या है कि मांगने पर जो जमा है वो मिल जाए, ठीक है। ऐसी जमा को हम क्या कहते हैं? मांग जमा, जो खाताधारी की मांग पर बैंक द्वारा भुगतान योग्य होती है। जो चालू खाता है और बचत खाता है उसमें की जमाकर्ता द्वारा जो जमा किया जाता है वो मांग जमा कहलाता है। मांग जमा इसलिए कि कभी भी मांगने पर बैंक द्वारा वो क्या होगा? भुगतान किया जाएगा, इसीलिए उसे मांग जमा कहते हैं। तो मांग जमा भी क्या है? मुद्रा की पूर्ति है। अन्य जमा जैसे कि अवधि जमा की परिपक्वता की अवधि निश्चित होती है और इसे आवधिक जमा भी कहते हैं। बचत जमा और चालू जमा, इसमें तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं? मांग जमा के रूप में इसको परिभाषित करते हैं क्योंकि इसे कभी भी निकलवा सकते हैं। जबकि जो अवधि जमा होती है उसमें एक टाइम पीरियड होता है, उसकी परिपक्वता की अवधि होती है कि वो 1 ईयर की है, 5 ईयर की है, 7 ईयर की है, उसके बाद ही उसे बैंक में से निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो अन्य जमा में क्या आती है? अवधि जमा, जिसे कि आवधिक जमा कहते हैं, जिसकी ये परिपक्वता अवधि है उसके बाद ही उसे निकलवाया जा सकता है। तो ये मांग जमा नहीं होगी। करेंसी, नोट और सिक्कों का मूल्य इन मदों के प्राधिकरण द्वारा जारी की गई गारंटी से व्युत्पन्न होता है। अब करेंसी का मूल्य क्या होगा, सिक्कों का मूल्य क्या होगा, इस नोट का मूल्य क्या होगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? जो मौद्रिक प्राधिकरण है
उसमें लिखा हुआ होता है, आपने कभी नोट देखा होगा, सिक्का लिखा होगा, तो उसके अंदर उसका मार्क लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करता हूँ। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये कौन डिसाइड करता है? जो हमारा मौद्रिक प्राधिकरण है, और वो इसकी गारंटी देता है कि ये एक वैधानिक पत्र होता है जिसमें वैधानिकता होती है, सार्वभौमिकता होती है। हमने बताया भी था कि मुद्रा का गुण होता है ये वैधानिकता और सार्वभौमिकता, जिसकी वजह से इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। प्रत्येक जो करेंसी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक वादा किया जाता है कि यदि कोई भारतीय रिजर्व बैंक अथवा किसी व्यावसायिक बैंक को नोट प्रस्तुत करता है, भारतीय रिजर्व बैंक उस नोट पर अंकित मूल्य के बराबर क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। जो नोट होता है जिसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा छापा जाता है, उस पर मोहर लगी होती है, उस पर साइन होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के, जो कि उसकी वैधानिकता का प्रतीक है। और फिर कहीं भी उस नोट को, कहीं भी मतलब हमारे पूरे भारत देश में उस नोट को लेने से अस्वीकार नहीं किया जा सकता। यहीं यहाँ पर लिखा है कि उस नोट पर जो अंकित मूल्य है उसके बराबर वो क्रय शक्ति देने की क्या करता है। जैसे हमें कोई 10 रुपए की चीज़ है तो हम 10 रुपए प्रस्तुत करके वो 10 रुपए की वस्तु खरीद सकते हैं, तो उतने रुपए की वो क्रय शक्ति प्रदान करता है नोट, ठीक है, जो कि मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। सिक्कों के संबंध में भी क्या होता है, यही बात सही है। सिक्कों के संबंध में भी, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि उस पर जो रुपए अंकित होते हैं, जो मूल्य अंकित होता है, उस मूल्य की क्रय शक्ति हमें प्राप्त होती है। और यह क्रय शक्ति, यह जो मूल्य है वो किसके द्वारा डिसाइड होता है? केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित होता है। अतः करेंसी नोट और सिक्कों को हम क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा कहते हैं। कागजी मुद्रा समझ में आ गई, जो कागज के रूप में होती है, जिसमें नोट और सिक्के आते हैं और इस पे जो अंकित मूल्य होता है उसके बराबर हमें क्रय शक्ति प्रदान होती है, और इनका आंतरिक मूल्य नहीं होता। आंतरिक मूल्य क्या होता है? जैसे कि सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं, तो उसका खुद का एक मूल्य होता है। सोने का सिक्का है, उसका खुद का भी मूल्य होता है, जबकि उस कागज का कोई मूल्य नहीं होता। जो नोट है उसका कुछ मूल्य नहीं होता, नोट पे जो अंकित रुपए हैं उसका मूल्य होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो इनका सोने और चांदी के सिक्कों की तरह आंतरिक मूल्य नहीं होता। इनको वैधानिक पत्र कहा जाता है। वैधानिकता है इनकी, कि इनको जो रिजर्व बैंक है उसने वैधानिकता दी है, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसके किसी भी प्रकार के सहव्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसमें वैधानिकता का गुण होता है मुद्रा में, नोट में और सिक्कों में, कि किसी के द्वारा भी इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें वैधानिकता दी है। किंतु बचत अथवा चालू खाते में आहरित चेक को किसी के भी द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, अतः मांग जमा वैध मुद्रा नहीं है। अब अच्छे से समझ लेना, हमने यहाँ बोला कि मुद्रा की पूर्ति में क्या आते हैं? जो करेंसी, नोट, सिक्के ये आते हैं। साथ में जो बैंकों में जमा, जो मांग जमा होती है, जो कि करंट अकाउंट में होती है या सेविंग अकाउंट में होती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मुद्रा होती है, नोट और सिक्के, करेंसी होती है, उसका क्या होता है? वैधानिकता का गुण होता है उसके अंदर। वो वैध होती है क्योंकि उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उस पर मोहर लगाई हुई है, ठीक है, तो उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यदि अकाउंट में पैसा जमा है, बचत खाते में है, चालू खाते में है, और यदि हम उसे चेक के माध्यम से आहरित करना चाहते हैं, तो आवश्यक नहीं है कि वो हमें आहरित ही हो जाए, उसे अस्वीकार भी किया जा सकता है। इसीलिए मांग जमा में वैधता का गुण नहीं होता है। वैधता होती है नोट, सिक्के में और करेंसी में, और ये जो ये है मांग जमा है, उसमें इसको हम वैध नहीं कह सकते, ये वैध मुद्रा नहीं है, ठीक है। आगे बच्चों समझ में? अब है मुद्रा की पूर्ति के माप। हमने पहले जो वीडियोस पढ़े थे उसमें हमने M1 मुद्रा की पूर्ति के बारे में बार बार बात की थी कि M1 में क्या आता है? करेंसी आता है, C+DD बात की थी ना, करेंसी और मांग जमा, ये होती है मुद्रा की पूर्ति। अब बच्चों मुद्रा की पूर्ति क्या होती है, कि माप क्या क्या होते हैं? मुद्रा की पूर्ति के 4 माप हैं जो कि हमारी अर्थव्यवस्था में प्रचलन में है, M1, M2, M3 और M4। जैसे जैसे हमें पता चलता गया कि मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या शामिल किया चला जाता है, उसी तरीके से हमने इसके माप निर्धारित कर दिए। तो यहाँ पर जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसमें RBI ने मुद्रा की पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप प्रकाशित किए हैं, जिसमें आते हैं M1, M2, M3 और M4। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको अच्छे से समझ लेना है कि M1 में क्या शामिल किया जाता है, M2 में क्या शामिल होता है, M3 में क्या होता है और M4 में क्या शामिल होता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं M1 में क्या आता है। हमने बताया था कि जनता के पास जो करेंसी होती है
वो, और साथ में भी मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा कहाँ कहाँ होती है, या तो जनता के पास नकद रूप में पैसा हो, या उन्होंने कहाँ जमा कर रखा हो, बैंक में जमा कर रखा हो। तो इस प्रकार से दो चीज़ आती है M1 में, या तो जनता के पास करेंसी हो जिसे हम C से डिनोट करते हैं, या जनता ने अपना पैसा कहाँ जमा करा रखा हो, बैंक में जमा करा रखा हो, जिसे वो कभी भी निकलवा सकती है। तो C प्लस DD दो है जो कि M1 में आते हैं। जनता के पास करेंसी जिसे हम C से लिखते हैं, और दूसरा है मांग जमाएं जिसको हम किससे लिखते हैं, DD से। तो C प्लस DD जो कि M1 की धारणा है। यहाँ पर लिखा भी है कि C जनता के पास मुद्राएं हैं जिनमें सिक्के भी आते हैं और कागजी नोट भी शामिल होते हैं। इसके बाद जो DD है वो है जनता की मांग जमाएं जिन्हें व्यावसायिक बैंकों में जमा कराया जाता है। इन जमाओं को जमाकर्ता कभी भी वापस निकलवा सकता है या किसी को हस्तांतरित भी कर सकता है। तो M1 में दो प्रकार की माप आती है, C और DD करेंसी जो कि लोगों के पास नकद रूप में है जिससे कि वो कभी भी व्यवहार कर सकता है, और DD जो लोगों के पास बैंकों में है और जिसे वो कभी भी आहरित करके निकलवा सकता है या किसी को हस्तांतरित भी कर सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि M1 जो है वो बहुत संकीर्ण माप हो गया, उसमें कुछ चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, इसीलिए आई M2 अवधारणा। कौन सी आई, M2। ये M1 की तुलना में क्या हुई, व्यापक है, कि ये M1 की तुलना में मुद्रा की पूर्ति की व्यापक अवधारणा है। जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे M1, M2, M3, M4, तो हम व्यापक अवधारणा पे पहुंचते चले जाएंगे। इसमें M1 तो आता ही है, M1 जिसमें क्या क्या है, C प्लस DD करेंसी और मांग जमा। उसके साथ साथ लोगों के डाकघरों में बचत बैंक खातों की जमाएं भी शामिल हो जाती है। अभी हमने केवल बताया था कि जो मांग जमा कहाँ जमा हो, बैंक में। बैंक के साथ साथ लोग डाकघर में भी तो अकाउंट खुलवाते हैं, डाकघर में भी तो बचत जमा होती है। तो डाकघर की जो बचत जमाएं हैं वो आती है हमारी किसमें, M2 में। ठीक है, M1 तो आती है, साथ में डाकघर की बचत जमाएं भी आती हैं। तो M2 में M1 प्लस डाकघरों के बचत बैंक खाते में जो जमाएं हैं वो शामिल किया जाता है हमारा M2 में। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली अवधारणा आती है वो आती है M3। M1 हो गया, M2 हो गया, अब M3। ये और भी व्यापक अवधारणा है। हमने करेंसी की बात कर ली लोगों के पास, इसके बाद हमने लोगों की मांग जमाओं की बात कर ली जो कि बैंक में होती है, इसके बाद डाकघरों में भी बचत जमा होती है वो उसकी बात कर ली। अब M3 में और क्या आ गया, M1 के जो सभी जो घटक हैं उसके अलावा वाणिज्यिक बैंकों के पास लोगों के शुद्ध सावधि जमाओं को भी शामिल किया जाता है। अभी हमने बात की थी ना कि लोगों की जो बैंकों में अकाउंट होते हैं, बचत वाले अकाउंट होते हैं, बचत खाता जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा जो करंट अकाउंट होते हैं, उसके अलावा टाइम डिपॉजिटर होते हैं, आवधिक जमा और होती है, अर्थात कुछ अवधि के लिए लोग बैंकों में पैसा जमा कराते हैं और जब उसकी परिपक्वता मैच्योरिटी होती है उसके बाद उनको पैसा मिलता है। उससे पहले वो उसको पैसे को निकलवा नहीं सकते, अर्थात मांगे जाने पर, कभी भी मांगे जाने पर वो पैसा नहीं निकल सकता, एक अवधि के बाद ही वो पैसा मिलता है। इसे हम बोलते हैं आवधिक जमा। तो जो आवधिक जमा है वो M3 में शामिल होती है। तो M3 में M1 तो आता ही आता है, साथ में जो आवधिक जमाएं हैं जो कि बैंकों में होती है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर यही है कि M3 में M1 तो आता ही है, साथ में वाणिज्यिक बैंकों की जो शुद्ध सावधि जमाएं हैं, FD जिसे बोलते हैं हम, फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, तो ये आती है किसमें, M3 में। M1 जिसमें C प्लस DD आता है, साथ में जो बैंकों में क्या होती है, शुद्ध आवधिक जमाएं FD, वो M3 में शामिल किया जाता है। तो M3 क्या हो गई, थोड़ी सी व्यापक अवधारणा हो गई। अब आती है लास्ट में M4 जो कि मुद्रा की सबसे व्यापक अवधारणा है। यहाँ पर लिखा भी है कि ये मुद्रा की सबसे व्यापक धारणा है। अब इसमें क्या आता है, जो M3 है, M3 में हमारा C आ गया था, करेंसी आ गया था, DD जो मांग जमाएं वो आ गई थी, और साथ में हमने क्या शामिल कर लिया था, जो बैंकों में कौन सी जमाएं, आवधिक जमाएं, वो शामिल कर लिया था, वो तो आता ही आता है। साथ में इसमें क्या आता है, इसमें M3 के सभी घटकों के अतिरिक्त आता है डाकघरों की कुल जमाएं, जिसमें राष्ट्रीय बचत जो प्रमाण पत्र हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, वो सारे शामिल होते हैं। मतलब डाकघरों में केवल बचत जमा नहीं, डाकघरों में जो भी जमा होती है लोगों के द्वारा की जाती है वो जमाएं भी इसके अंदर शामिल होती है M3 के साथ साथ। तो ये सबसे व्यापक हो गई ना, क्योंकि M3 में तो C भी आ गया था, DD भी आ गया था, साथ में टाइम डिपॉजिट थे जो हम कह सकते हैं FD वो भी आ गया था, और साथ में जो डाकघर की जो कुल जमाएं हैं वो भी आ गई, इसलिए M4 सबसे व्यापक अवधारणा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो M4 जो है इसमें M3 और डाकघरों की कुल जमाएं, यहाँ पर आपको ध्यान देखना है कि NSC
जो राष्ट्रीय बचत पत्र है, प्रमाण पत्र है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। तो आपको ये मेंशन जरूर कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये सब थे मुद्रा की पूर्ति के माप। यहाँ पर लिखा है कि M1 और M2 मुद्रा के संकुचित रूप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसके अंदर मुद्रा की जो पूर्ति है उसको संकुचित रूप में बताया है। केवल करेंसी, जनता के पास जो करेंसी है, मांग जमाएं हैं और डाकघर में बचत जमाएं, उनको बताया है केवल। जबकि जो M3 और M4 है वो मुद्रा के कैसे माप आते हैं, विस्तृत रूप से हम लोग को बताते हैं कि मुद्रा की पूर्ति कहाँ कहाँ होती है। M1 जो है वो मुद्रा का सबसे तरल रूप होता है, जिसको कि हम कभी भी यूज़ में ले सकते हैं। जो M1 है वो, क्योंकि जनता के पास करेंसी, वो उसको कभी भी काम में ले सकते हैं। DD जो कि जनता की मांग जमाएं होते हैं, वो कभी भी काम में ले सकते हैं। जबकि जो M4 है वो मुद्रा का सबसे कम तरल रूप है, क्योंकि इसके अंदर डाकघरों में जो आवधिक जमाएं हैं, सब सारी जमाएं हैं, अवधि जमाएं हैं बैंकों में, सब शामिल कर ली, जिसको कि हम जल्दी से निकलवा नहीं सकते हैं। तो M1 सबसे तरल है और M4 सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा पूर्ति की माप का सबसे साधारण रूप है, इसे समस्त मौद्रिक संसाधन भी कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि जो M3 है वो सबसे साधारण रूप है मुद्रा की पूर्ति का, और इसका दूसरा जो नाम है वो है समस्त मौद्रिक संसाधन या फिर मौद्रिक आधार भी इसे कहते हैं। ठीक है, M3 को कहते हैं मौद्रिक संसाधन या मौद्रिक आधार। आगे बच्चों समझ में, तो ये मुद्रा की पूर्ति के माप है कि M1, M2, M3, M4 जिसमें क्या क्या शामिल किया जाता है। ये आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आपको अच्छे से समझ लेना है कि M3 में क्या आता है, M2 में क्या आता है, कौन सा विस्तृत माप है, कौन सा संकीर्ण माप है, कौन सा सबसे कम तरल है और कौन सा सबसे अधिक तरल रूप है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। बच्चों, डीमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण क्या होता है, तो आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था कि अर्थव्यवस्था में जो 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा रात को 12 बजे कहा गया कि नेक्स्ट डे से क्या होगा कि देश में 500 और 1000 रुपए के नोट किसी के द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब अभी तो हमने बात बताई थी कि यदि किसी नोट पे जिसका मूल्य लिखा होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर के साइन होते हैं, तो उसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। तो अचानक ये वैधता कैसे ख़त्म हो गई, तो रिजर्व बैंक और जो हमारी सरकार है उसके द्वारा ये जो बात हुई, उसके द्वारा यही कहा गया कि जो 500 और 1000 रुपए हैं उसके नोट अब किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अर्थात 500 और 1000 रुपए के नोट की वैधता को क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर 2000 रुपए का नया नोट प्रचलित किया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, क्यों इतना ज़रूरी था कि एंड मोमेंट पे बोल के 500 और 1000 रुपए के जो नोट है उनको निरस्त कर दिया गया। अब इससे अर्थव्यवस्था में भारी क्या आ गया, भूचाल आ गया। कैसे आया कि 500 और 1000 रुपए के नोट होते हैं बड़े नोट, और बड़े कामों के लिए वही काम में आते हैं। अब 500 और 1000 रुपए के नोट यदि समाप्त कर दिए जाएंगे तो छोटे नोटों से काम नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अब देखा जाए तो जो भ्रष्टाचार होता है, काला धन होता है, या फिर लोगों के द्वारा करों की चोरी की जाती है, उन सब का रीज़न ये होता है कि लोग क्या करते हैं, बहुत सारा धन अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी कालाबाजारी करते हैं। जो उनके पास गलत तरीके से कमाया हुआ धन होता है उन सबको निकलवाने के लिए, अर्थात उनको उनकी वैधता निरस्त करने के लिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। और सरकार ने ये भी कहा कि लोग जो उनके पास रुपए हैं 500 और 1000 रुपए के, उनको आके बैंक में जमा करा के एक निश्चित राशि तय कर दी गई, जमा करा के उसके बदले में नए नोट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके धनात्मक प्रभाव भी हुए, इसके ऋणात्मक प्रभाव भी हुए। धनात्मक प्रभाव में हमने देखा कि बहुत सारी कालाबाजारी, लोगों के द्वारा जो अवैध रूप से इकट्ठा किया गया धन था, सबकी वैधता निरस्त हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार, काला धन, आतंकवाद और जाली मुद्रा के चलन जैसी समस्याओं को निपटने के लिए नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा विमुद्रीकरण एक नई पहल थी। भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया नवंबर 2016 में, जैसे मैंने आपको बताया कि 500 और 1000 रुपयों के करेंसी नोट विधिग्राह्य नहीं रहे, उनकी वैधता को खत्म कर दिया गया। 500 तथा 2000 रुपयों के नोटों की नई श्रृंखला शुरू की गई।
उसके बदले में 500 और 1000 रुपए के नोट तो निरस्त कर दिए गए और 500 और 200 रुपए के नए नोट रिजर्व बैंक के द्वारा छापे गए। लोगों को क्या कहा गया कि वे 31 दिसंबर 2016 तक बिना किसी घोषणा के पुराने नोटों को अपने बैंक खातों में जमा कर सकते हैं। अब वो पुराने नोट कहाँ जाएंगे? तो पुराने नोटों को कहाँ जमा कर सकते हैं? बैंक में जमा कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2016 की थी और 31 मार्च 2017 तक घोषणा सहित भारतीय रिजर्व बैंक में जमा कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2016 तक तो वो अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं और 31 मार्च 2017 तक वो रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। ठीक है। व्यवस्था को पूर्ण रूपे टूटने और चलन में नकदी की कमी से बचाने के लिए सरकार ने लोगों को 4000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पुराने नोटों में परिवर्तित करने की क्या दी? अनुमति प्रदान की। अब व्यवस्था में अब इस तरीके से जो 500 और 1000 रुपए के नोट की वैधता खत्म की गई तो व्यवस्था में तो क्या हो गई, पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी अस्त व्यस्त हो गई। इसीलिए सरकार ने क्या किया, जो नकदी है उसकी कमी को बचाने के लिए लोगों को 4000 रुपये दिए कि वो डेली 4000 रुपये क्या कर सकते हैं, नोटों को बदलवा सकते हैं, अर्थात पुराने नोट बैंक में देकर नए नोट प्राप्त कर सकते हैं। कि 4000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पुराने नोटों को परिवर्तित करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई। ठीक है। सरकार के इस कदम की प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई। मैंने आपको बताया ना कि जो सरकार द्वारा जो कदम अपनाया गया, बैंकों में लंबी लंबी लाइनें लगी, लोगों को बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्तता हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, लोगों के बहुत सारे काम थे वो अटक गए, बहुत ऋणात्मक प्रभाव हुए, लेकिन इसके धनात्मक प्रभाव भी बहुत अधिक हुए। तो इसकी प्रशंसा भी हुई और आलोचना भी हुई। बैंकों तथा एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। चलन में मुद्रा की कमी का आर्थिक क्रियाओं पर क्या पड़ा? विपरीत प्रभाव पड़ा। जो चलन में जो मुद्रा थी उसकी जो क्रियाओं थी उसका लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ा? कमी पड़ने लगी लोगों की, तो उनकी जो भी सारी क्रियाएं थे वो सारी इसमें प्रभावित होने लगी। इस कदम के क्या हुए? धनात्मक प्रभाव हुए। इससे कर अनुपालना में सुधार हुआ। वे लोगों की जो एक्चुअल इनकम थी वो पता चली, क्योंकि लोगों ने जो 500 1000 रुपए के नोट प्रस्तुत किए तो उससे उन्हें पता चला कि लोगों ने कितना पैसा है वो जमा कर रखा था। तो इससे कर अनुपालना क्या हुई? सुनिश्चित हुई। बड़ी संख्या में लोगों को कर के दायरे में लाया जा सका। लोगों की बचत औपचारिक वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। मतलब लोगों ने अपनी बचत कर रखी थी, घर में बचा के रख रखा था और वो सारा मार्केट में पैसा नहीं आ पा रहा था। तो जब 500 और 1000 रुपए के नोटों का जब प्रचलन बंद किया गया तो वो सारे 500 और 1000 रुपए के नोट कहाँ गए? हमारी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गए। क्योंकि इस प्रकार की जो बचत जो घरों में इकट्ठी होती है वो किसी काम नहीं आती, लेकिन जब वो कहाँ आती है? हमारे लेन देन में आती है, जो हमारा प्रवाह चलता रहता है उसमें आती है, तब वो क्या होती है? उसका कुछ यूज़ हो पाता है। तो वो सारी वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत आ गई। फलस्वरूप बैंकों के पास अधिक साधन एकत्रित हो गए जिनको लोगों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने में उपयोग किया जा सकता है। अब बैंकों के पास रुपए नहीं थे, बैंकों के पास कम रुपए होंगे तो वो किस तरीके से लोगों को उधार दे पाएंगे? अब बैंकों के पास अधिक साधन उपलब्ध हो गए और वो लोगों को अधिक रूप से उधार दे पाने में और वो भी कम ब्याज दर पर दे पाने में क्या हुए? सक्षम हो पाए। यह कदम काले धन की समस्या को हल करने के लिए सरकार के निर्णय का प्रदर्शन है, जो कि कर की चोरी को अब आगे सहन नहीं किया जाएगा। ये इसीलिए निर्णय लिया गया क्योंकि जो कर की चोरी लोगों के द्वारा की जाती थी, लोगों के द्वारा कर नहीं दिए जाते थे, लोगों ने बहुत सारे काला धन इकट्ठा किया होता, भ्रष्टाचार के द्वारा लोगों ने अनाप शनाप कमाई करके अपने पास रखी हुई थी और वो सारी जो रकम है या वो जो सारे धन है वो अर्थव्यवस्था में क्या आ रहा था? प्रवाह में नहीं आ पा रहा था। इसीलिए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। ठीक है। कर वचक सोचेंगे कि अचानक दंडात्मक कर देने की जोखिम की अपेक्षा नियमित सामान्य कर देना उत्तम है। अब उन्होंने ये देखा कि इस तरीके से जो अनुपालना की गई, इस तरीके से जो नियम लाए गए, तो जो कर वंचक है, जो कि कर नहीं देते हैं, करों की चोरी करते हैं, वो ये सोचेंगे कि अचानक इस तरीके से आए, इससे अच्छा तो हम क्या करें? रेगुलरिटी जो अपने रूप से जो अपना कर है, जो कि लोगों का कर्तव्य है सरकार को देना, उसको वो दे, जिससे कि उनको इस तरीके से वो जो उन्होंने अपने पास काला धन इकट्ठा किया हुआ है या वो कर की चोरी करते हैं तो इसका दंड उनको भुगतना ना पड़े। तो इससे कर की चोरी क्या हुई? कम हुई। कर अनुपालन बढ़ेगा तो भ्रष्टाचार में क्या आएगी? कमी आएगी। लोग यदि कर प्रॉपर रूप से भरेंगे, अच्छे तरीके से भरेंगे तो इससे जो लोग भ्रष्टाचार है हमारे देश में उसमें क्या आएगी? कमी आएगी। नकद लेन देनों को औपचारिक भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके विमुद्रीकरण एक और तरीके से कर प्रशासन की क्या करेगा? सहायता करेगा। कि जो नकद जो लेन देन है वो क्या हो गया? इसके द्वारा कम हो गया। विमुद्रीकरण जब हुआ
तो लोगों के द्वारा जो नकद को लेकर जो लेन देन होता था वो कम हो गया और कैसा ट्रांजैक्शन होने लगा, कैशलेस। अब अभी भी देखते हैं कि हम नकद विहीन लेन देन की तरफ हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ती चली जा रही है। तो इससे क्या होगा कि लोगों की एक्चुअल इनकम क्या है वो पता चलेगी, सबकी निगरानी में रहेगी, स्टेटमेंट्स रहेंगे बैंक के, तो इससे जो देश में जो कर चोरी है उसके मामले कम हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि लेन देनों को औपचारिक भुगतान प्रणाली में शिफ्ट करके जो विमुद्रीकरण है वो एक और तरीके से कर प्रशासन की क्या करेगा, सहायता करेगा। तो इस प्रकार से जो विमुद्रीकरण है वो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसकी सहायता से कर जो चोरी है, भ्रष्टाचार है और काले धन है उसकी समस्या पर लगाम लगाई गई है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये विमुद्रीकरण क्या होता है, कैसे किया गया और इसके क्या परिणाम हुए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है और अपनी कॉपी में लिखना भी है। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा, मुद्रा की मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा किस प्रकार से निर्माण किया जाता है, मुद्रा गुणक क्या होता है, मुद्रा की मांग किस उद्देश्य से की जाती है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के साथ। तब आपको सारे, यदि अपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है तो आप पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।